अ, आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है और आप लोगों को स्लाइड्स भी नज़र आ रही हैं? अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो देन डू लेट मी नो ताकि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें। So kindly do let me know कि am I audible to you all guys as well as are you able to look at slides on your screen? ओके। तो उस पर आपको स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है, बाकियों की स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? मेरी आवाज़ और स्लाइड्स दोनों ठीक नज़र आ रही हैं? ओके। so I think you have problem, you have network problem, तभी जो है वो आवाज़ आपको नहीं आ रही। ओह सॉरी, स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही हैं। अदरवाइज़ आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, so everything is visible and ऑडिबल। ओके, गुड। तो गाइस, हम आज अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बहुत मजेदार डिस्कशन है और ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जो है वो डिस्कशन है। तो वो क्या डिस्कशन है? दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू अरिस्टोटल। हम आज जो है वो अरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे, अरिस्टोटल को पढ़ेंगे और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट political philosopher in Western political thought as well as all over in political science, क्योंकि काफी चीजें आपको आज पता चलेंगी जो अरिस्टोटल ने दी थी और अरिस्टोटल ने आते ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस की जो ट्रेडिशनल थॉट चल रही थी, जिसमें हमने प्लेटो को देखा था, जिसमें हमने जो है वो सोक्रेटिस को देखा था, जिसमें हमने जो है वो ग्रीक जो पॉलिटीज थी, ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थी, वहां पे जो भी सिस्टम चल रहा था उसको एक ड्रास्टिकली जो चेंज लाई उनके आइडियाज में, दैट वाज एरिस्टोटल। तो आज आपको एरिस्टोटल की फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। जी जी, मैं करवाऊंगा जहांगीर, डोंट वरी। ठीक है, मैं प्लेटो से भी आगे आपको रिवाइज करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो उसको पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली आज एरिस्टोटल के अंदर? एरिस्टोटल में हम उसके लाइफ वर्क्स एंड कॉन्टेक्स्ट को जरा देखेंगे कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, क्या जो है वो उसकी लाइफ है, उसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। मैंने बताया था कि जब भी हम पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, हमारे लिए उनका कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लेटो का भी हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था और एरिस्टोटल का भी आज हम देखेंगे। उसके अलावा मैंने सेकेंडली बताई थी कि जो अप्रोच है, जो मेथड्स हैं, जो फिलोसफर्स यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि उनको देखेंगे तो आपको उनकी फिलोसफी की नेचर की समझ आएगी। तो हम अरिस्टोटेलियन मेथड देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ उसकी एक थ्योरी है स्टेट के बारे में। हम देखेंगे कि अरिस्टोटल के नजदीक स्टेट क्या है, स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई और स्टेट का पर्पस क्या होता है, हम इसको देखेंगे, यानी उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट। मैंने बताया था कि जो जो आप कहें कि फिलोसफर्स हैं या पॉलिटिकल फिलोसफी है या पॉलिटिकल थ्योरी है, इट पर्टिकुलरली डील्स विद द स्टेट, how state came into being, what is purpose of state, what are the functions of state, and how state can be made better। ये पॉलिटिकल थ्योरी इन क्वेश्चंस के जवाब देती है और इंडिविजुअल और स्टेट का क्या रिलेशन होना चाहिए उसका जवाब देती है। तो लिहाजा प्लेटो ने भी उसका जवाब देने की कोशिश की अपने मेथड से, और आज हम अरिस्टोटल का भी पढ़ेंगे, वो भी इसके बारे में अपनी जो है वो जवाब देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हम फॉर्म्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अरिस्टोटल का, इसको हम देखेंगे। और कि उसके नजदीक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, वो किस तरीके से इन चीजों को लेकर चलता है, साइंटिफिक मेथड है। और इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है उसके कंसेप्ट को हम देखेंगे, जिसको पॉलिटी कहता है वो, कि अरिस्टोटल के नजदीक बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट कौन सी होती है। तो ये पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, प्रेजेंट भी रेलेवेंस है इंटरेस्टिंगली। और उसके बाद उसका एक छोटे से कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड स्लेवरी का जो कंसेप्ट है अरिस्टोटल का, हम इसको जरा देखेंगे। ठीक है, कि वो स्लेवरी को कैसे देखता है और वो सिटीजनशिप कंसेप्ट को कैसे देखता है, छोटे से सकते हैं। और फिर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस और मॉडर्न रेलेवेंस को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटलियन थॉट की प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है, और उसको क्रिटिकली देखेंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं एरिस्टोटल की फिलोसफी की। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफरेंस के हिसाब से बताऊं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें आपको एक एरिस्टोटलियन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
स्टेट की ओरिजिन, उसकी थ्योरी जो है, और उसकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और बेस्ट प्रैक्टिकल जो स्टेट है, ये 3 से 4 कांसेप्ट ऐसे हैं एरिस्टोटल के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ईज़ी भी हैं, उनको समझने में इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार हैं। तो आज हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि जो है आज हम एरिस्टोटल में क्या पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट किस-किस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? ओके, सो एवरीथिंग इज़ क्लियर, गुड हो गया, ठीक है। तो हम आज लेट्स सी मूव, ओके। तो हम पहले चलते हैं एरिस्टोटल के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में, ठीक है? तो थोड़ी-सी चीज़ें देखें, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी एक ब्रांच है, दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वेस्टर्न फिलॉसफी भी आती है, उसमें मुस्लिम फिलॉसफी भी आती है। तो आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इट बेसिकली डील्स विद द स्टेट। स्टेट वजूद में कैसे आई? स्टेट का पर्पस क्या है? स्टेट का जो है वो मकसद क्या है? स्टेट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? और स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान रिलेशन कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चंस हैं जिनको पॉलिटिकल थ्योरी, और हम उसी पॉलिटिकल थ्योरी में वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमने जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स को देखा कि वहाँ पे कैसा सिस्टम था। फिर हमने देखा उस पे क्रिटिक आई जो कि सोक्रेटिस ने दी थी, जिसने नॉलेज इज़ वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ नॉलेज का कांसेप्ट दिया। और उसके बाद हमने प्लेटो को देखा कि प्लेटो ने कैसे अथेनियन डेमोक्रेसी के ऊपर, अथेनियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अटैक किया, और उसने एक अपना कांसेप्ट दिया। उसने खुद बताया कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, और उसने बताया कि स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान रिलेशन कैसा होना चाहिए, और उसने बताया कि स्टेट का जो है वो पर्पस क्या होता है, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि एक फिलॉसफर किंग होना चाहिए, इंडिविजुअल और उसके दरमियान रिलेशन क्या होना चाहिए, जिसमें वो कहता है कि जस्टिस जो स्टेट प्रोवाइड करे वही स्टेट अच्छी होती है। और जस्टिस कैसे है, गिव एवरीवन इज इक्वल टू, वो एवरीवन इज इक्वल टू जस्टिस कैसे दे सकते हैं, तो वो कहते हैं ह्यूमन नेचर को समझना होगा। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए वो कहता है कि 3 किस्म में उसको डिवाइड किया कैटेगरीज में, रीजन, करेज और जो है एपिटाइट के अंदर। और फिर उसको देखा एजुकेशन के नजरिए से, देखा कि कैसे इसको बाइफरकेट किया जाए। फिर उसने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिज्म है, किस तरीके से वहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइज़ेशन है, फैमिलीज़ में कम्युनिज़्म है। ये सारी चीज़ें हमने प्लेटो को देखी, तो प्लेटो ने भी यही क्वेश्चन का आंसर किया कि स्टेट कैसी होनी चाहिए? स्टेट का पर्पस क्या है? जस्टिस है, उसने कहा। फिलॉसफर किंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही इज़ द सॉवरेन, ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है? और वहाँ पे रीज़न की हुकूमत होनी चाहिए, तो उसकी फिलॉसफी ये थी। उसने आंसर ये किया उन क्वेश्चन का। तो आज हम एरिस्टोटल में भी यही चीज़ पढ़ेंगे। वो भी बताएगा स्टेट वजूद में कैसे आई? वो भी बताएगा कि स्टेट का पर्पस क्या है, वो भी बताएगा कि स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा होना चाहिए, और वो भी बताएगा कि स्टेट को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। 4 क्वेश्चन्स हैं जिसको आंसर करेगा एरिस्टोटल, बट विद हिज ओन मेथड, विद हिज ओन अप्रोच, विद हिज ओन एपिस्टेमोलॉजी, अगर फिलोसॉफिकली हम बताएँ तो उस नज़र से। तो आज हम इसको देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी? कि बेसिकली ये हम किस डिबेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है? स्टेट की डिबेट है। इट राउंड्स अबाउट द स्टेट, ठीक है? ओके, तो एरिस्टोटल की, तो ही वाज़ द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर आज़म कहते हैं, जिसने दुनिया पे कब्ज़ा किया था। तो ये उसका टीचर था, और प्लेटो का जो है वो स्टूडेंट था। इसके प्लेटो के साथ जो है वो थोड़ी टसल बन गई थी, तो ये इसको छोड़ भी गया था। तो ये एथेनियन नहीं था, मज़े की बात है। ये जो है वो स्पेग्रा, एक जो है और स्टेट थी, सिटी स्टेट थी मैसेडोनिया में। ये वहीं से था, ठीक है? था ग्रीक ही, बट एथेंस से नहीं था। सोक्रेटिस और जो प्लेटो हैं वो एथेंस से थे, बट ही वाज़ नॉट फ्रॉम एथेंस। ये ग्रीक सिटी स्टेट और स्टेट थी, स्टेग्रा जिसे कहते हैं, मैसेडोनिया में, ये वहाँ से था। इसके वालिद जो थे वो फिज़िशियन थे, ठीक है? ही वाज़ अ डॉक्टर। उसके वालिद जो थे वो काम भी करते थे अलेक्जेंडर में। तो आपको इसके मेथड में बड़ी चेंजिंग नज़र आएगी। प्लेटो जैसे नॉर्मेटिव था, आइडियलिस्ट था,
ये आपको वैसा नज़र नहीं आएगा, ये बड़ा प्रैक्टिकल नज़र आएगा आपको। तो ही 20 इयर्स स्टूडेंट इन प्लेटोज़ अकेडमी, 20 साल प्लेटो की अकेडमी में पढ़ा। मैंने पिछले साल पिछले दफ़ा जैसे बताया आप लोगों को कि यहाँ पे पढ़ता था, बट इसके कुछ जो हैं वो प्लेटो के साथ काफ़ी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट्स हो गए, प्लेटो की अप्रोच के साथ, उसकी फिलॉसफी के साथ, जिसकी वजह से ये उसको छोड़ के चला गया। और इसने जो है जैसे ही अलेक्जेंडर ने एथेंस को कब्ज़े में लिया, यानी पूरी दुनिया को वो कब्ज़े में लेता आ रहा था, तो एथेंस को अपने कब्ज़े में लिया, तो अरिस्टोटल ने जो है वो एथेंस के अंदर ही अपना एक स्कूल खोला जिसे लाइसियम कहते हैं, ठीक है? लाइसियम। बट लेता था क्योंकि उसकी अप्रोच का आपको पता है, वो बड़ा इगोइस्टिक सा बंदा था, वो हर किसी को वो नहीं समझता था, क्या कहते हैं, सियाना नहीं समझता था। वो कहता जो अहल लोग हैं वही आगे हैं। तो इसका ये पब्लिक था जो लाइसियम था। ये एमसीक्यूज़ कभी आ जाता है कि एकेडेमिया किसने ओपन की थी और लाइसियम किसने किया था। ये लाइसियन स्कूल सिस्टम भी है मेरे ख्याल में, मैंने लाहौर में देखा है, ठीक है? तो ये एरिस्टोटल का स्कूल था जिसने वो लोगों को पढ़ाता था। तो आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर ही फ्लेड फ्रॉम एथेंस, ठीक है? हाँ, बिल्कुल शैन ठीक कह रहे हैं। फ्लेड फ्रॉम एथेंस। तो जैसे ही जो है अलेक्जेंडर की मौत हुई, लिया था, जैसे ही लोगों को पता चला कि अलेक्जेंडर मर गया है, तो इस पे जो है वो ठाना ही, इसने कहा कि कहीं मुझे ही लोग ना मार दें क्योंकि मैं उसका सपोर्टर था, तो ये एथेंस से भाग गया था। तो इसने एक अपनी मशहूर बुक लिखी जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो बुक है, वो पहली दफ़ा अरिस्टोटल ने लिखी थी, और इसी पॉलिटिक्स बुक की वजह से अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इस पॉलिटिक्स के अंदर जो भी हम आगे फिलॉसफी उसकी पढ़ेंगे, वो सारी इस बुक के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसने जो उसके अंदर अपनी, वो साइंटिफिक है। तो इसकी वजह से इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैसे है, इसी को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी फिलॉसफी में आपको साइंस का एलिमेंट नज़र आएगा, आपको साइंटिफिक मेथड नज़र आएगा। प्लेटो की तरह ये छोड़ता नहीं था बड़ी-बड़ी, ठीक है? प्लेटो किसका फादर था ये मुझे नहीं है पता। उसको कहा जाता है कि जो आइडियलिज़्म है, उसका फादर कहा जाता है प्लेटो को। बट ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, प्लेटो पॉलिटिकल साइंस का फादर नहीं है। उसको आई थिंक वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का फादर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है? इसलिए। अ, यहाँ तक क्लियर है कि उसके लाइफ एंड वर्क्स क्या थी, ये आपके बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। सो अभी आते हैं ज़रा एरिस्टोटल के जो है वो मेथड के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, उसको ज़रा हम देखते हैं। ठीक है? ओके, तो ओके, तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं? ओके। तो एरिस्टोटल्स मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है इसका। क्या मेथड है? ही वाज़ एम्पिरिसिस्ट। मैंने बताया था आपको जब अप्रोचेस बता रहा था, ठीक है? जिसके अंदर मैं कह रहा था कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, अप्रोच है। एक जो है पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। तो जो एरिस्टोटल था ही वाज़ एम्पिरिसिस्ट। और एम्पिरिसिज्म क्या होता है कि आप तब तक चीज़ों को नहीं मानते हैं जब तक वो चीज़ें आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस में नहीं आती। गॉट इट? सेंसरी एक्सपीरियंसेस में नहीं आती तब तक आप चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। ये एक साइंटिफिक मेथड है। साइंस में भी ऐसे ही होता है ना, 5 हवासों में जब तक आपकी बात चीज़ नहीं आती, आप तब तक चीज़ों को नहीं मानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। तो ही वाज़ एम्पिरिसिस्ट। यहाँ से आपको, बिकॉज़ इसने पॉलिटिकल साइंस जो प्लेटो के दौर में नॉर्मेटिव आ रही थी, आइडियलिस्ट आ रही थी, इंट्यूटिव आ रही थी, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसने क्या किया, उस पॉलिटिक्स को या उस फील्ड को इसने क्या किया, इसने साइंटिफिक बनाया। इसने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया। और क्यों यूज़ किया? मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज़ इसके फादर जो थे वो फिजिशियन थे, वो मेडिकल साइंसेज़ में थे। तो ये उसके साथ रह रहा था, तो इसलिए उसका असर है। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आप चीज़ों को जानते हैं, उसको हम, आप बैठे हुए हैं, अब यहाँ बैठे-बैठे कह रहे हैं कि यार जो है अमेरिका को अमेरिका को अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए था। अब ये नहीं चाहिए था ना, ये शुड वाली बात करें ना, ये आपकी इंट्यूशन हो सकती है। आप जो है वो
नॉर्मेटिव हो सकते हैं, आइडियलिस्ट हो सकते हैं, आइडिया हो सकता है आपको नहीं करना चाहिए था। बट एम्पिरिसिस्ट जो बैठा होगा ना वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं, वो पहले रियलिटीज़ देखेगा, वो कहेगा देखिए यार यूएसए में हमले तो हुए थे, ग्राउंड रियलिटीज़ तो हैं, तो उसको रिटेलिएट किया ना उन्होंने जाके हमला करके। तो ये क्या बाद आप मानते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है, उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं और आपकी जो साइंस है उसकी बुनियाद ही एम्पिरिसिज्म के ऊपर है, कि आप पहले एक्सपीरियंसेस में चीज़ देखते हैं, उसके बाद उसको आगे लेके चलते हैं। तो इस वजह से इसको फादर भी कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का और इसका मेथड क्या था एम्पिरिसिस्ट था, ठीक है? देखिए ये दिस इज़ वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो आप किसने क्वेश्चन किया है। एक तो साइंटिफिक मेथड की वजह से इसको पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। ऑब्वियसली एक री पॉलिटिकल साइंस को ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से इसको कहा जाता है। बट ओवरऑल फिलॉसफी भी बढ़िया आपको इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल नज़र आएगी, प्रैक्टिकल नज़र आएगी। तो इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल साइंस तो साइंटिफिक मैंने बताया आपको कि उसके फादर जो थे वो फिजिशियन थे तो वो उसको यूज करते थे तो इस वजह से ये भी उन्हीं मेथड्स को यूज करेगा और पॉलिटिक्स में उन्हीं मेडिकल जो वो हैं चीजें हैं उनको यूज करेगा मेथड्स को पढ़ने के लिए ये उसको साइंटिफिक बनाती है ठीक है तो इंटरेस्टेड इन क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन और उनके कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव में समझने पे बिलीव रखता था। ये कहता था कि आप चीज़ों को सिंपल नहीं समझ सकते। अगर आपको चीज़ों को समझना है, उसको पहले क्लासिफाई करें। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक जैसी चीज़ें एक जगह पे रखें और दूसरी दूसरी जगह पे और वो कंपेयर करें। कंपैरिज़न का मतलब होता है कि आप उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को चेक करें। ठीक है? सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को जो है वो चेक करें और उनमें से जो आपको सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, आप उनको देखते हैं। तो इस वजह से आप जो है बाद में मेथड कौन-सा था? एम्पिरिसिज़्म, एम्पिरिसिज़्म में वो जो यूज़ करता है चीज़ों को समझने के लिए, वो क्या कंपैरिज़न और क्लासिफिकेशन। आप देखें ना क्लासेस नहीं होते हमारे फर्स्ट क्लास, सेकंड वो क्या होता है उसकी खासियत? आप एक जैसी क्लास के स्टूडेंट्स को आप वहीं पे रख देते हैं, एक क्लास में रख देते हैं। और दूसरे क्लास को दूसरे में रहना, ये क्लासिफिकेशन हो गई। और कंपैरिज़न में क्या करते हैं आप सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देखते हैं कि उसकी सिमिलैरिटीज़ देख ली, इसकी डिसिमिलैरिटीज़ दोनों की देख ली, क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन-सी चीज़ें हैं, आप उसका जब एनालिसिस के मेथड को यूज़ करेगा के पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के लिए। इस वजह से इसको फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। बिकॉज़ ऑफ हिज़ मेथड ऑफ एम्पिरिसिज्म, बिकॉज़ ऑफ हिज़ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिज़न, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इन चीज़ों को वो कैसे यूज़ करता है, इसको हम उसकी आगे फिलॉसफी में पढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था और आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि उसका मेथड कौन-सा है, उसको फादर क्यों कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, कि उसका साइंटिफिक मेथड कैसा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की? गुड। अभी ज़रा आते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे कॉज़ कौन-सा है, ठीक है? ज़रा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, जैसे प्लेटो के पीछे कॉन्टेक्स्ट था सोक्रेटिस का। उसको फांसी दी गई थी, जूरी ने तो वो एक कलेक्टिव विज़डम के खिलाफ था और वो जस्टिस देना चाहता था, गिव एवरीवन एस इक्वल। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके नज़दीक क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, उसको कैसे समझते हैं। So he agreed with the Plato to construct ideal state, but it is impossible to establish such ideal principles. Therefore, best practicable या modest reformation in existing state is important. ये प्लेटो को कहता था, प्लेटो से एक बात पे ये मुत्तफिक था। वो कहता प्लेटो ज़रूरी है, बट ये प्लेटो का मुखालिफ था। वो कहता था प्लेटो तुम जो बात कह रहे हो ना, यार ये बात इंसानी शऊर से आगे की बात है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियल बात है। तो जो चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है, जो है ही आइडियल उसके पीछे लगना फ़िज़ूल है। तो लिहाज़ा क्या किया जाए? तो उसने कहा कि ये सिस्टम जो आप बता रहे हो ना एथेंस का, ये बिल्कुल गलत है।
मैं भी इसको नहीं मानता, ही सेड, बट जो आप उसके बारे में सॉल्यूशन दे रहे हो, वो सॉल्यूशन आइडियलिस्ट है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो लिहाजा इसको चेंज तो करना चाहिए, बट कैसे चेंज करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आनी लानी चाहिए जो पॉसिबल भी हो और जो इम्पोर्टेंट भी हो, जो पर्पसफुल भी हो। हमें नहीं बैठ के वो कहते हैं आप बड़ी छोड़ गए हो यार, इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो लिहाज़ा काइंडली इसको थोड़ा-सा जो है वो प्रैक्टिकल सेंस में लिया जाए। एक तो उसका ये कॉन्टेक्स्ट था, तो वो उसके लिए कोशिश करेगा कि प्रैक्टिकल कैसे हम इस सिस्टम को बना सकते हैं। One should not presume more virtue and ability than individual possesses। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखें ना कैसे ये रियलिस्टिक बात कर रहा है, एम्पिरिसिस्ट बात कर रहा है। वो कहता है यार एक इंसान है, इंसान से उसकी औकात से ज़्यादा virtue रखना वो कहता है, वहाँ तक वो चीज़ें कर सकता है, उससे ज़्यादा उसकी चीज़ें ले लेना वो दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। पर प्लेटो कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ही वाज़ नॉर्मेटिव, ही वाज़ इंट्यूटिव, ही वाज़ आइडियलिस्ट। पर ये प्रैक्टिकल था, एम्पिरिसिज्म यूज़ कर रहा था, सेंसेस यूज़ कर रहा था, सेंसेस उसे बता रहे थे कि प्लेटो की बातें आइडियल हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो लिहाज़ा प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए। तो both agreed state is inevitable to human where he can fulfill maximum potentialities। ये बात बिल्कुल दोनों एक चीज पे एग्री थे। वो कह और ये भी कह रहा था कि स्टेट तो जरूरी है भाई। इंसान की अगर मैक्सिमम जरूरियात पूरी हो सकती हैं तो वो स्टेट के अंदर हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती। बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज कि वो आइडियलिस्ट बात कर रहा था, ये प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा था। समझ आ रही है? तो इन अनार्की ह्यूमन लाइक एनिमल एंड chaos दोनों एग्रीड थे। वो कहते हैं कि अगर हम अनार्की कर दें ना, स्टेट के अंदर कोई भी अथॉरिटी ना हो, लोगों को हम एवें ही छोड़ दें, तो फिर अनार्की होगी, chaos होगा, वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। स्टेट इंपॉर्टेंट है, दोनों कह रहे थे। क्योंकि नहीं होगी तो chaos हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा। बिल्कुल इसकी सिंपल मिसाल आपको देता हूँ कि आप रशी इसमें देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं क्या पोज़ीशन है? आप यमन में देख रहे हैं क्या पोजीशन है? आप इराक के अंदर देख रहे हैं क्या पोजीशन है? आपको वहाँ पे कितना chaos, कितनी वायलेंस नज़र आती है, बिकॉज़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी का कोई कांसेप्ट नहीं है, गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है। तो जहाँ पे ये सिचुएशन होती है, वहाँ पे अनार्की आ जाती है। उससे ज़्यादा सिंपल मिसाल दे देता हूँ आपको कि जब हम ट्रैफिक पे जाते हैं, आपने देखा ना ट्रैफिक सिग्नल के ऊ से इंसान बड़ी इज़्ज़त व आदाब से जाते हैं, चले गए और इशारा खुला, बंद हुआ, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, ऑर्डर में चीज़ें चलती हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं नहीं खड़ा हुआ जो कांस्टेबल है, फिर आपने देखा है गाड़ियाँ फँसी होती हैं। एक गई, दूसरी अनार्की होती है, ये गया, वो गया, इधर से उधर से, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो सेम चीज़ ये कह रहे थे कि अगर स्टेट नहीं है, तो इंसान में ऑर्डर नहीं होगा, लोगों में, सोसाइटी में, और वहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ स्टेट क्रिएट्स स्टेबिलिटी, स्टेट क्रिएट्स ऑर्डर, स्टेट क्रिएट्स हायरार्की, अदरवाइज़ अनार्की हो जाती है। तो हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल शेयान ठीक कह रहे हैं। वो तो कहते हैं टायरेंट, टायरेंट कहते हैं जो डिक्टेटर होता है, जो एब्सोल्यूट रूलर होता है। वो कह रहे थे कि एक ऐसी स्टेट अच्छी है जिसमें एटलीस्ट टायरेंट तो होगा। अगर वो स्टेट जिसमें वो डिक्टेटर ही नहीं है, वो फिर भी खतरनाक स्टेट है। बट एक अथॉरिटी अगर उसके अंदर बैठी है, वो चाहे ज़ालिम भी है, वो बेहतर है। बिकॉज़ अगर वो नहीं होगी तो फिर दोबारा chaos आ जाएगा। दोबारा वहाँ पे वायलेंस हो जाएगी स्टेट में। तो स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट। बैठा हुआ है ऊपर, एक अथॉरिटी है, तो इसलिए ठीक है। अगर नहीं, तो फिर काम खराब हो जाएगा। सिमिलरली कस्टम एंड ट्रेडिशंस शुड बी केप्ट सेम कंट्रारी टू रिपब्लिक। देखिए ना ये एम्पिरिसिस्ट था, इसको पता था कि कस्टम के लिए इंसान जो है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। ट्रेडिशंस के बारे में इंसान बड़ा पॉजिटिव होता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाता है। तो वो कहता था इसको नहीं छेड़ना चाहिए, उसको छेड़ेंगे तो जो लोग हैं वो आपके सिस्टम को मानेंगे ही नहीं। बट जो प्लेटो साहब था वो तो उसने तो चुक के रखा था काम को, उसने सारी चीज़ें खत्म कर दो, प्रॉपर्टी खत्म कर, सिस्टम्स हैं, दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट।
लोग इसके बारे में बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े इसके बारे में कंजर्वेटिव होते हैं। तो लिहाज़ा वो अगर छीनने की कोशिश करेंगे आप तो काम खराब हो जाएगा। तो ये देखिए ये एम्पिरिसिस्ट बातें कर रही हैं, ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, जैसा तुम बता रहे हो। चेंज करना चाहिए बट चेंज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आइडियलिस्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ये नुकता है जो है वो हमें एरिस्टोटल जो है वो बता रहे हैं। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कल हम मैकियावेली पढ़ेंगे, तो आपको मैकियावेली में भी एरिस्टोटल की चीज़ें नज़र आएँगी। स्टेट के बारे में जो एरिस्टोटल के ख्याल हैं, जितना प्रैक्टिकल एरिस्टोटल है, आगे हम जब चलेंगे आपको कुछ कांसेप्ट इसके मोंटेस्क्यू में भी आपको मिलेंगे। तो मोंटेस्क्यू कहा जाता है द एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का एरिस्टोटल मोंटेस्क्यू कहा जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है। वो भी प्लेट एरिस्टोटल से अपनी चीज़ें लेगा और मैकियावेली भी, थॉमस हॉब्स भी यहीं से चीज़ें लेगा, लॉक भी यहीं से चीज़ें लेगा। तो आगे की जो चीज़ है जो फिलोसोफर्स हैं वो आपको इससे बड़े मुतासिर नज़र आएँगे। इस वजह से ये पॉलिटिकल साइंस का जो है इसको वो फादर कहा जाता है। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि बेसिकली जो अरिस्टोटल है उसका उसका जो है लाइफ़ और उसके वर्क्स क्या हैं, उसका मेथड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस तरीके से प्लेटो जो सजेशंस थी या फिलॉसफी थी उसको जो है वो मेथोडोलॉजिकली भी अपोज़ कर रहा है, सब्स्टेंटिवली भी उसको अपोज़ कर रहा है। या आप कहेंगे उसको मेथोडोलॉजिकली भी उसकी अपोज़िशन कर रहा है, प्रोसीजरली भी उसकी अपोज़िशन कर रहा है। वो कहता है तुम्हारा मेथड ही गलत है आइडियलिज़्म और नॉर्मेटिव वाला, और तुम्हारा प्रोसीजर भी गलत है जो तुम बात कर रहे हो। ये दोनों इम्प्रैक्टिकल हैं। मतलब वी शुड बी प्रैक्टिकल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं और आपको समझ आई हैं तो बड़ी आला बात है। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक, हम आगे चलें? अब उसके ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ क्लियर, दैट्स वंडरफुल, गुड। अच्छा, तो अभी ज़रा हम देखते हैं कि उसकी जो द स्टेट और द ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ स्टेट क्या है? प्लेटो के एरिस्टोटल के नज़दीक। अभी हम उसके ऊपर आते हैं। मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल फिलॉसफी क्वेश्चन करती है। पहले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगा फिलॉसफर के स्टेट क्या है, उसकी ओरिजिन और पर्पस क्या है? और स्टेट को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है और इंडिविजुअल इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए? इन क्वेश्चंस को आंसर करेगा। तो हम देखते हैं कि ये ओरिजिन और पर्पस के ऊपर बात करेगा कि स्टेट कैसे वजूद में आई और उसका मकसद क्या होना चाहिए? किस पर्पस के लिए वजूद में आई है, ठीक है? वो क्या काम करेगी? इसका मशहूर जुमला है एक, जो पॉलिटिक्स में कहता है, ही सेज मैन बाय नेचर इज़ सोशल और पॉलिटिकल एनिमल। वो कहता है कि इंसान पैदा होते ही सियासी जानवर होता है, सियासी जानदार होता है, ठीक है? सियासी जानदार होता है, इसे मैन इज़ बाय बर्थ, ठीक है? या बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल और सोशल एनिमल। वो सोशल या पॉलिटिकल एनिमल नॉट अदर्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये सिर्फ़ इंसानों को ही क्यों कहता है कि ये सिर्फ़ सोशल एनिमल हैं या पॉलिटिकल एनिमल हैं, दूसरे जानदार क्यों नहीं हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ही सेज जो चीज़ इंसान में है वो जानवरों में नहीं है। इंसान क्यों जो है वो सोशल या पॉलिटिकल एनिमल है? ही सेज बिकॉज़ नंबर 1 इस जो इंसान है, ह्यूमन है, उसमें एक ख़ासियत है दैट इज़ कम्युनिकेशन। ही कैन कम्युनिकेट। जब कहे अलहदा हो जाता है, वो जानवर नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2 बिल्कुल जैसे राबिया कह रही है कि रीज़न, अक्ल जानवरों में नहीं है, इंसान में है। तो ये इस वजह से उनसे डिफरेंट होता है, ये पॉलिटिकल है। thirdly and lastly he says कि इंसान में डिज़ायर होती है। क्या डिज़ायर होती है? इंसान में डिज़ायर होती है मॉरल परफेक्शन। क्या होती है? मॉरल परफेक्शन, ठीक है? वो मॉरली परफेक्ट होना चाहता है। वो चाहता है कि वो कैसे पॉसिबल है?
वो कहते हैं वो एक ही चीज से पॉसिबल है, ये तीनों चीजें एक ही चीज से पॉसिबल हैं, पर्टिकुलरली तो वो है आपकी डिपेंडेंस। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप कम्युनिकेट दो लोगों के साथ करते हैं हमेशा। आप अच्छे बनने की कोशिश कंपैरिजन में हमेशा करते हैं। ठीक है? तो इस वजह से करेक्ट, इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंसान है वो पॉलिटिकल एनिमल या सोशल एनिमल है, एरिस्टोटल कहता है, और जो जानवर हैं वो नहीं है। पहला तो क्वेश्चन ये आंसर करता है, जिसमें सीड और फ्लावर क्या है? फ्लावर और सीड में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। सीड होगा तो फ्लावर बनता है, और फ्लावर से गुजर के ही सीड बनता है। इसी तरीके से वो कहता है कि इंसान पैदा होते ही सोशल होता है, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रह रहा होता है, जिस फैमिली से वो आ रहा होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है, और उनके अंदर कम्युनिकेशन, उनके अंदर रैशनैलिटी, डिपेंडेंस का रीज़न होता है, जिसकी वजह से वो पैदा होते ही सोशल होता है। वो पैदा होते ही पॉलिटिकल होता है। तो उससे तो वो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कहता है कि इंसान एक सोशल एनिमल, सोशल स्ट्रक्चर, वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक फैमिली के अंदर पैदा होता है। ठीक है? तो इस वजह से वो पॉलिटिकल एनिमल है या वो एक सोशल एनिमल है। गॉट इट? और क्यों है उसकी मैंने रीज़न्स बताई 3-4 जो बताता है। वो इंसान इस वजह से इम्पोर्टेंट है और जानवर नहीं है, इस वजह से इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, और जो जानवर हैं, वो इसके मुकाबले में कहीं भी नहीं आते हैं। यहाँ तक गाइज़ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है? ठीक है? इसको ज़रा आप देखें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हाँ, सीड सीड और जो उसकी एनालॉजी है वो सिंपल है ना, कि सीड बनता है, और जब फ्लावर होता है तो वो जब गिरता है तो उससे दोबारा सीड बनता है। तो सीड और फ्लावर का जो चक्कर है ये तो हमेशा चलता रहता है। सेम वो कहते हैं इंसान के साथ भी ऐसे ही, कि इंसान जब पैदा होता है तो फैमिली के अंदर ऑलरेडी पैदा होता है, और वो जब बड़ा होता है तो उसी से फैमिली बनती है। तो वो सोशल ऑलरेडी ही है, बिकॉज़ वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान पैदा हुआ है, और जब बड़ा होगा तो और जो पैदा होंगे वो भी उन्हीं के दरमियान ही पैदा होंगे। तो स्टेट वो प्रियर है, वो कहता है, वो हमेशा से। ये उसकी उसकी जो है वो कांसेप्ट, और यहाँ पे जो हम उसको थोड़ा-सा मैं आपको इसके अंदर समझाने थिंक हमारी जो है वो एंड हो रही है, 40 मिनट्स हो रहे हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ, कि जो ह्यूमन बीइंग है, उसका पर्पस क्या होता है, और स्टेट क्यों ज़रूरी होती है, और स्टेट वजूद में क्यों आई? ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा ये चला गया। स्टेट के ओरिजिन क्या है? और हम बता रहे हैं कि ओरिजिन वो पहले ही बता रहे हैं कि इंसान सोशल एनिमल है, वो पहले से ही पॉलिटिकल सोशल एनिमल है। तो क्यों है वो डिफरेंट है जानवरों से, वो भी मैंने बताया। अभी वो बताएगा हमें कि भई जो है अ, आपका जो इंसान है उसने स्टेट को कैसे वजूद में लाया, वो वजूद में